तो शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क के लिए घोषित किया गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो माधव नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों माधव नेशनल पार्क ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। और ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्रम में दोस्तों भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया। तो ये भी बता दूं आपकी भारत का जो 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी, ये कहाँ पर है? तो रातापानी भी मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश के 2 ज़िलों में है, रायसेन और सीहोर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? सभी को पता होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीती है 12 साल के बाद। किस देश को हराया है भारत ने? तो भारत ने न्यूजीलैंड देश को हराया है। अब देखो आईसीसी ट्रॉफी से एक क्वेश्चन तो डन मानो पूछा ही जाएगा, तो सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। आयोजन पाकिस्तान और यूएई में किया गया 19 फरवरी से 9 मार्च तक। 9वां संस्करण खेला गया है। भारत विजेता रही है तीसरी बार। और दोस्तों विजेता टीम के जो कप्तान है, मतलब भारत के कप्तान रोहित शर्मा, उप विजेता न्यूजीलैंड है। और मैन ऑफ द मैच फाइनल के दिया गया रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को। गोल्डन बैट अवार्ड न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को मिला है। गोल्डन बैट अवार्ड किसे दिया जाता है? जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हों। तो रचिन रविंद्र ने 263 रन बनाए हैं पूरी सीरीज में। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हों। तो न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने टोटल 10 विकेट लिए हैं। विजेता के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, और देखो 4 जनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। भारत के शिखर धवन, पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, न्यूजीलैंड की टिम साउथी। और जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इसके लिए ऑफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल के, इस सॉन्ग के सिंगर हैं आतिफ असलम। और जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, ठीक है, 2029 में जो होगी अगला वर्जन, वो कहाँ पर होने वाला है? तो वो भारत में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का टाइटल जो है ये अनुरा मूवी ने जीत लिया है। ऑस्कर अवार्ड कौन सा संस्करण है अभी? तो 2025 में 97वां संस्करण है। आयोजन किया गया अमेरिका के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में। और ऑस्कर अवार्ड की जो विनर लिस्ट है, बेस्ट फिल्म अनोरा, इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं सीन बेकर। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी एडिसन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किरण कलगिन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्दाना। और बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर। ठीक है, एनोरा मूवी इनने डायरेक्ट करी है। इसी क्रम में दोस्तों हम बात कर लेते हैं आईफा अवार्ड की। आईफा अवार्ड भी अभी दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीत लिया है दोस्तों कार्तिक आर्यन ने। ठीक है, अब देखो आईफा अवार्ड का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेदमी। और ये पुरस्कार फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा यानी कि बॉलीवुड में उत्कृष्ट योगदान करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। 2025 में 25वां संस्करण है। आयोजन किया गया जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में। इस इवेंट को होस्ट किया है कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने। देखो बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है? लापता लेडीज़। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को दिया गया भूल भुलैया 3 फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये नितांशी गोयल को दिया गया भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया करण राव को भूल भुलैया 3 के लिए। ठीक है, और आईफा अवार्ड 2025 में सबसे ज़्यादा 10 पुरस्कार लापता लेडीज़ फिल्म ने ही जीते हैं। आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार
कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? दोस्तों, दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर जो है ये मेघालय राज्य का बर्नीहाट शहर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी शहर दुनिया का वो है दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के जो टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं, इन 20 शहरों में से 13 शहर यानी कि 13 शहर जो हैं वो भारतीय शहर हैं। मतलब 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर हैं। और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है ये मेघालय का बर्नीहाट है। और दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर ये है भारत की नई दिल्ली। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। ये बड़े अफसोस की बात है कि सबसे प्रदूषित शहर भी भारत का है और सबसे प्रदूषित राजधानी शहर भी भारत की है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी के 11वें अध्यक्ष ये तुहिन कांत पांडा बनाए गए हैं। याद रखना दोस्तों, भारत के वित्त सचिव तुहिन कांत पांडा को सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इनने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया। माधवीपुरी बुच के बारे में आपको पता होगा कि ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन याद रखना सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता दी गई 30 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। तुहिन कांत पांडा इसके नए अध्यक्ष बने हैं। सेबी का प्रमुख कार्य होता है जितने भी शेयर मार्केट में निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके हितों की रक्षा करना। इसके साथ साथ शेयर मार्केट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं सभी को सेबी ही कंट्रोल करता है। बताओ, केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन हैं? तो भारतीय नदियों में डॉल्फिन की संख्या पूछी गई है, तो 6327 डॉल्फिन है पूरी भारतीय नदियों के अंदर। इसी क्रम में पूछा जाएगा कि ये जो रिपोर्ट आई है पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024, इसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है? तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पूछा गया है तो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है। ठीक है, मैंने आपको रिपोर्ट बताया। इस रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिन की संख्या बताई 6327 डॉल्फिन है। सबसे ज़्यादा यूपी में है, कितनी? 2397। फिर बिहार में 2220, फिर झारखंड में 162, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश में 95, पश्चिम बंगाल में 815, असम में 635 और जो है पंजाब में 3 डॉल्फिन है। इस प्रकार से 6327 डॉल्फिन है पूरे भारतीय नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का फैसला किया? तो आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर बीजेपी ने चुनाव के पहले ही ऐलान किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी बन गई है और बीजेपी की तरफ से जो रेखा गुप्ता हैं वो दिल्ली की सीएम बन गई। तो अपना किया हुआ वादा निभाना है। उसके लिए जो है अब दिल्ली सरकार जो है दिल्ली के अंदर महिला समृद्धि योजना को लॉन्च कर दिया है। याद रखना आप लोग। और इसके तहत क्या होगा, तो जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। ठीक है, और इस योजना को लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है दिल्ली में। और दोस्तों ये योजना कब लागू हुई है? तो 8 मार्च 2025 को। 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? देश की पहली महिला विधि सचिव जो हैं ये अंजू राठी राणा बन गई हैं। याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से सम्मानित किया? तो दोस्तों बारबाडोस सरकार का ये जो सम्मान है ये अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, और मोदी जी को ये सम्मान क्यों दिया गया?
तो कोविड-19 महामारी के दौरान मोदी जी के रणनीतिक नेतृत्व और महत्वपूर्ण सहायता के लिए बारबाडोस ने ये सम्मान दिया है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने बिहार बजट 2025-26 में कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है? तो बिहार का जो बजट है वो किसने पेश किया है? बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, इन्होंने। ठीक है, और जो कुल खर्च का लक्ष्य है दोस्तों, ये 3.16 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? अभी ऑस्ट्रिया के नए चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में जर्मनी के न्यू चांसलर जो हैं ये फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। नेक्स्ट, पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो पंजाब की सरकार ने पंजाबी को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इसी क्रम में किस राज्य ने सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य कर दिया है? तो कन्नड़ भाषा को कर्नाटक ने अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है विदर्भ ने। किसको हराया है? तो विदर्भ ने केरला को हराया है। ठीक है, अच्छा, जो दोस्तों विदर्भ है ये क्या है? तो रणजी ट्रॉफी में एक घरेलू क्रिकेट टीम है विदर्भ। ठीक है, विदर्भ कहाँ का हिस्सा है? तो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, याद रखना, महाराष्ट्र राज्य का एक क्षेत्र है। और विदर्भ टीम ने केरला को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटिक में कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है जो कि 422 मीटर लंबा है? तो भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ये विकसित हो चुका है। ठीक है, और रेल मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के सहयोग से ये विकसित किया है। तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। बताओ, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और निबंधकार अनिल जोशी का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो अनिल जोशी की हम बात करें, अनिल जोशी ये गुजराती भाषा के प्रसिद्ध कवि और निबंधकार थे। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया? दोस्तों ये जो दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी है, ये जो है कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं। तो याद रखना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई को लॉन्च किया है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों दिया गया था इनको सम्मान? तो बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए ये सम्मान इनको दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से बिलोंग करते हैं, याद रखना। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो दोस्तों इनका नाम है तनुष्का सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों ये निर्णय लिया है यूपी की सरकार ने। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर पूरे राज्य में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करी जाएगी। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों याद रखना, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं अभी इसी महीने। तो उरुग्वे के जो नए राष्ट्रपति हैं वो यामांडू ओरसी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये कार्यभार जो है ये मयंक शर्मा ने संभाला है। बताओ,
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में कौन सा देश टॉप पर है? तो ग्लोबल टेररिज्म की हम बात करें, इसमें दोस्तों टॉप पर है बुर्किना फासो देश। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया और 163 देशों पर ये इंडेक्स जारी हुआ है। ये इंडेक्स जीटीआई, आतंकवादी घटनाओं, हताहतों, घायलों और बंधकों की संख्याओं और आतंकवाद पर उनके प्रभाव सहित संकेतकों का मूल्यांकन करके जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स के अनुसार जो टॉप 4 देश हैं उनमें सबसे पहले है बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर सीरिया और चौथे नंबर पर है माली देश। किस राज्य ने हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया है? तो ऐसी महिलाएं जो कि हिंसा से पीड़ित हो जाती हैं उनकी सहायता करने के लिए ऑपरेशन हिफाजत जो है ये पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बताओ, मार्च 2025 में गुजरात के जामनगर में पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किसने किया? तो देखो ये रिलायंस के द्वारा स्थापित किया गया है वनतारा और इसका उद्घाटन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के जामनगर में ये स्थापित हुआ है, तो ये प्लेस भी आपको याद रखना है। फरवरी 2025 में दिल्ली की नई सीएम कौन बनी? तो रेखा गुप्ता बीजेपी की तरफ से दिल्ली की नई सीएम बनी हैं। ठीक है, इनने अतिशी मारलेना का स्थान लिया है जो कि आप पार्टी से थी। और रेखा गुप्ता जो है ये महिलाओं के क्रम में दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है। ठीक है, याद रखना। पहली थी सुषमा स्वराज, दूसरी थी शीला दीक्षित और तीसरी थी आतिशी मारलेना, चौथी बन गई है रेखा गुप्ता। डिप्टी सीएम कौन बने हैं दिल्ली के? तो प्रवेश वर्मा जो हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। कौन से नंबर के? 26वें नंबर के। ठीक है, और इनने स्थान किसका लिया है? राजीव कुमार का इनने स्थान लिया है, याद रखना। देखो चुनाव आयोग जो है ये 3 सदस्यीय होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार बन गए हैं, ठीक है, और जो 2 हैं, जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनमें एक तो हैं सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, और दूसरे कौन हैं? तो दूसरे हैं विवेक जोशी। ठीक है, तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सचिव 2 कौन बन गए हैं? तो मोदी जी के प्रधान सचिव 2 जो हैं ये बन गए हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है, तो दोस्तों बात आती है कि मोदी जी के ये तो प्रधान सचिव 2 बने हैं, प्रधान सचिव 1 कौन हैं? तो दोस्तों इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। क्या नाम है? प्रमोद कुमार मिश्रा मोदी जी के प्रधान सचिव 1 हैं। ओके, भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों बहादुर सिंह सागू के लिए भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय एथलेटिक महासंघ है ये भारत में एथलेटिक्स खेलों का संचालन करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। 1946 में स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली। बहादुर सिंह सागू इसके अध्यक्ष बन गए हैं। जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसरो के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर वी नारायण। कौन बन गए हैं? डॉक्टर वी नारायण। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो डॉक्टर वी नारायण हैं ये इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं और इनको अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। इसरो क्या है? इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1969 में है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और जो दोस्तों इसके नए चेयरमैन हैं वो डॉक्टर वी नारायण बन गए हैं। देखो जो इसरो के संस्थापक थे और पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है विक्रम साराभाई और विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल जो है ये 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है,
हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो देखो, भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं वी अनंता नागेश्वरन, और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के न्यू डीजी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ज्ञानेश प्रताप सिंह। ये सीआरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है सचिन तेंदुलकर के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1994 में हुई। इस पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल CK नायडू के नाम पर रखा गया। और दोस्तों, सचिन ये सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। पहले प्राप्तकर्ता थे लाला अमरनाथ। 1994 में इनको ये सम्मान दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझो, ये जो पुरस्कार है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं, 2 जनों को दिया जाता है। एक व्यक्तियों को भी दिया जाता है, दूसरा संस्थाओं को भी दिया जाता है। तो अभी दोस्तों संस्थाओं की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है, और संस्थाओं की श्रेणी में ये पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुणदास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, किस देश ने ये सम्मान दिया है? सिंगापुर ने। ठीक है, याद रखना, तरुणदास को ये सम्मान दिया है, और तरुणदास जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी हैं। तो जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन षणमुखरत्नम, इनने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुणदास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान दिया है, और तरुणदास इस सम्मान को पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले स्वर्गीय रतन टाटा को यह सम्मान मिल चुका है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेंस सिंगल का टाइटल है ये जेनिक सिनर ने अपने नाम कर लिया है। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करें तो मेंस सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने, वुमेन्स सिंगल का टाइटल USA की मेडिसन कीज ने, और मेंस डबल्स का टाइटल जो है ये हैरी ओबरा फिनलैंड के और हेनरी पैटन ब्रिटेन के, इन दोनों ने जीता। और वुमेन्स डबल का कतरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की और टेलर डाउनसेंड अमेरिका की, इनने जीता है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका नया नाम यशस कर दिया गया है। हाल ही में कहाँ की मुख्य झील फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है? तो देखो, फाय सागर झील है ये अजमेर की है, और इसका नया नाम वरुण सागर कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने किस जिले को राज्य की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा करी? तो देखो, जो दोस्तों असम राज्य है, ठीक है, तो असम राज्य की पहली राजधानी क्या है? असम राज्य की पहली राजधानी जो है वो दिसपुर है। ठीक है, और असम की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को विकसित किया जा रहा है। ओके, फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो, तो जोमेटो ने अपना नाम बदल लिया है, और इसका नया नाम हो गया है इटर्नल। याद रखना, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखो दोस्तों, भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान है इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, और मुख्यालय का नाम है फोर्ट विलियम। ठीक है, तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल मैप्स पर गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या रखने का आदेश दिया? तो अमेरिका में जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नया नाम जो है गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने
लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्गीय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी के नाम पर। हाल ही में असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो असम का जो करीमगंज जिला है इसका नया नाम श्रीभूमि हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? मुंबई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, मोदी जी ने मुंबई के खरघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया और ये मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इसको बनने में 12 साल तो समय लगा है और इसको बनाने में 170 करोड़ रुपए की जो खर्चा है वो आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में किया है। याद रखना, जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के गगनगीर में जेडमूड सुरंग या फिर इसको सोनमर्ग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया। ये सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है जो गगनगीर को सोनमर्ग शहर से जोड़ती है। इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। आईसीएमआर ने भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया? भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। पीएम मोदी ने केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोधन बांध की। तो याद रखना, मोदी जी ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना को शुरू किया। इस दौरान मोदी जी ने दोधन बांध की आधारशिला भी रखी है और ये भारत का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इस परियोजना की लंबाई 221 किलोमीटर है। इसको बनने में 8 साल का समय लगेगा और देखो इससे कौन कौन से राज्य जो हैं वो लाभान्वित होंगे? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। बताओ देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव का नाम क्या है जो कि गुजरात में है? देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज, इसका दोस्तों नाम है मसाली। कहाँ पर ये? गुजरात के बनासकांडा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो 76वां अस्थायी जिला है ये महाकुंभ मेला के लिए घोषित किया गया, ठीक है, और महाकुंभ का आयोजन करने के लिए अस्थायी रूप से इसको घोषित किया गया था। भारत की किस झील में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की गई? एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की डल झील में शुरू करी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र दोस्तों ये काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए घोषित किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। और आपको पता होगा ये एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे संसार में फेमस है, ठीक है। ये तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है। यदि हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र कौन सा है तो ये है नामदफा नेशनल पार्क और ये कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी? भारत की पहली नाइट सफारी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जाएगी। दिसंबर 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। याद रखना, भारत की पहली नाइट सफारी है और पूरे वर्ल्ड की ये 5वीं नाइट सफारी होगी। जनवरी 2025 को देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों ये हुई है गुजरात के जामनगर के मरीन नेशनल पार्क में। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर के मरीन नेशनल पार्क में देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी के गोरखपुर में।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल करी है? तो देखिए दोस्तों, ये इंडेक्स बताता क्या है? ये इंडेक्स बताता है कि सैन्य ताकत के मामले में कौन सा देश सबसे शक्तिशाली है, या फिर किस देश की सेना सबसे शक्तिशाली है। तो इस इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसने टॉप रैंक हासिल करी है। ठीक है, रसिया दूसरे स्थान पर है, चाइना जो है तीसरे स्थान पर है, अपना देश भारत जो है ये चौथे स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत 25वें स्थान पर है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, और ये जारी किया जाता है लंदन स्थित कॉकरेली साइमंड संस्था के द्वारा। देखो, टॉप पर यूके है, सेकंड पर यूएसए और थर्ड पर है कनाडा। और ये जो सूचकांक है दोस्तों 4 मापकों के आधार पर तैयार किया जाता है: कौशल अनुकूलता, अकादमिक तत्परता और भविष्य का काम और आर्थिक परिवर्तन। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है? देखो, हेनली पासपोर्ट क्या बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो हेनली पासपोर्ट में भारत का जो पासपोर्ट है ये 85वें स्थान पर है। ठीक है, पहला स्थान किसको दिया गया है? सिंगापुर के पासपोर्ट को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो है ये अफगानिस्तान देश का है। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर याद रखेंगे, भारत का 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है? तो देखो, सबसे ज़्यादा साइबर हमले जो हैं वो हुए हैं यूएसए पर, मतलब यूएसए साइबर हमलों के मामले में पहले स्थान पर है। ठीक है, और अपना भारत देश जो है ये साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन टॉप पर रहे हैं? एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में दोस्तों टॉप पर मुकेश अंबानी फैमिली रही है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों एडेलगेब हॉर्न इंडिया परोपकार सूची 2024 जारी हुई है, और इसमें सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति या फिर सबसे परोपकारी व्यक्ति जो हैं ये बन गए हैं शिवनादर फैमिली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एडेलगेब हॉर्न इंडिया परोपकार सूची जो है भारत के शीर्ष परोपकारियों की वार्षिक रैंकिंग है, जो दान के आधार पर तैयार की जाती है कि किसने एक साल में सबसे ज़्यादा दान किया है। तो शिवनादर और फैमिली टॉप पर हैं, मुकेश अंबानी एंड फैमिली सेकंड पोजीशन पर, बजाज फैमिली थर्ड पर, मुकेश मंगलम बिड़ला और फैमिली फोर्थ पर, और गौतम अडानी फैमिली जो है ये फिफ्थ पोजीशन पर रही है परोपकार सूची में या फिर दानकर्ता सूची में। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बताइए आप लोग आंसर। इसमें भारत जो है ये 38वें स्थान पर रहा है। और अभी जलवायु जोखिम सूचकांक जारी हुआ, यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत 6वें स्थान पर है। नेक्स्ट, एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीपी चौधरी जो हैं ये एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति गठित हुई है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? पीपी चौधरी। हाल ही में भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। तो मनमोहन सिंह जी से एक क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले बताओ कि इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? इनको 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। अब देखो मनमोहन सिंह जी के बारे में एक क्विक रिवीजन, 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ। ये भारत के पूर्व पीएम थे कौन से नंबर के? 13वें। 92 वर्ष की आयु में दिल्ली की एम्स अस्पताल में ये शांत हो गए हैं। देखो ये अर्थशास्त्री थे, तो इनको उदारीकरण का जनक कहा जाता है। इनकी एक इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछा जाएगा, चेंजिंग इंडिया है। जन्म हुआ था 1932 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में, और इनको 1987 में पद्म विभूषण मिला, और ये भारत के प्रधानमंत्री रहे 2004 से 2014 तक। ठीक है, कौन से नंबर के? 13वें नंबर के। और वित्त मंत्री रहे
फिर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक श्याम सुंदर बेनेगल का अभी निधन हो गया। तो श्याम सुंदर बेनेगल जो है उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया था? ये भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है भैया। इनको 1991 में पद्म विभूषण दिया गया था। बॉलीवुड में आर्ट और सिनेमा का जनक इनको कहा जाता है, श्याम सुंदर बेनेगल को। और किडनी से रिलेटेड इनको डिसीज हो गया था, इसी वजह से 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी पहली फिल्म है अंकुर, अंतिम फिल्म है मुजीब। जन्म हुआ था हैदराबाद में। इनको 1976 में पद्मश्री, 91 में पद्म भूषण और इन्होंने 18 नेशनल अवार्ड जीते हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड जो है ये श्याम सुंदर बेनेगल के नाम पर ही है। याद रखना, बॉलीवुड में आर्ट और सिनेमा का जनक इनको कहा जाता था। हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। तो बताइए इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिल चुका है? इनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण मिला। ये सारे पुरस्कार जो है जाकिर हुसैन को मिल चुके हैं। ठीक है, कौन थे? मशहूर तबला वादक थे जाकिर हुसैन। और शास्त्रीय संगीत में भारत को एक अलग स्थान दिलाया, उच्च स्थान दिलाया। दिसंबर 2024 में सैन फ्रांसिस्को में 73 वर्ष की आयु में ये शांत हो गए। जन्म मुंबई में हुआ था। पिता का नाम है अल्लाह रखा खां और ये भी प्रसिद्ध तबला वादक हैं अल्लाह रखा खां। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? पद्म विभूषण 23 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्मश्री 1988 में। और इन्होंने विश्व संगीत में काफ़ी अच्छा काम किया, अग्रणी काम किया, इसलिए इनको 4 बार ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बताओ हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो 34वां व्यास सम्मान ये किसको दिया गया है दोस्तों? लेखिका सूर्यवाला के लिए ये सम्मान दिया गया। किस पुस्तक के लिए? तो कौन देश को बासी वेणु की डायरी। ठीक है, इस पुस्तक के लिए इनको 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त कर दी। इसका मतलब क्या है? नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब होता है 5वीं से 8वीं क्लास में फेल होने पर स्टूडेंट को पहले प्रमोट कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब प्रमोट नहीं किया जाएगा। यदि 5वीं में फेल हो जाते हैं तो 5वीं फिर से पढ़नी पड़ेगी, 8वीं में फेल हो जाती है तो 8वीं फिर से पढ़नी पड़ेगी। ये है नो डिटेंशन पॉलिसी और इसको समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अब कोई बहाना नहीं अभियान शुरू किया? अब कोई बहाना नहीं अभियान ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है इस अभियान का? तो जेंडर से रिलेटेड जो हिंसा होती है, महिला पुरुष और थर्ड जेंडर हिंसा होती है, भेदभाव होती है, उसको ख़त्म करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। तो इस मंत्रालय की मंत्री का नाम बताओ? अन्नपूर्णा देवी इसकी मंत्री हैं। आईपीएल की नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋषभ पंत। इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है और 27 करोड़ रुपए का, कितने? 27 करोड़ रुपए का इनको खरीदा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कौन से नंबर के? 47वें नंबर के। इनने स्थान लिया है जो बाइडेन का और हराया है भारतीय मूल की कमला हैरिस को। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। अच्छा, इसी क्रम में अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने, इनका नाम बताओ? जेडी वेंस अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। अभी हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका, बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो शारदा सिन्हा को 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। शारदा सिन्हा जो है दोस्तों इनका एक उपनाम है, इनको कहा जाता है विहार कोकिला। क्या? इनको विहार कोकिला के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, और नवंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। ठीक है, ये मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गाती थी। ठीक है, और 2018 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किसने करी? तो G20 समिट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ब्राज़ील देश ने इसकी मेज़बानी करी है।
G20 2024 में 19वां संस्करण है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनने इसकी अध्यक्षता करी, लूला दी सिल्वा ने, और भारत की तरफ से पीएम मोदी जी गए। G20 ये 19 देशों, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ का संगठन है। स्थापना 1999 में। अपना देश जो है ये G20 का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में, 18वां संस्करण 23 में कहाँ पर, नई दिल्ली में, 19वां संस्करण 24 में ब्राज़ील में, और 20वां संस्करण 25 में साउथ अफ्रीका में होने वाला है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। और ये कौन से नंबर के बने हैं? CAG 15वें नंबर के बने हैं। CAG पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और इनको 2.5 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो दोस्तों विजया किशोर रहाटकर ये महिला आयोग की 9वें नंबर की अध्यक्ष बन गई हैं। हाल ही में SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो S गोपाल कृष्णन के लिए। और SSC की स्थापना 1975 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनु भाकर के लिए। मनु भाकर कौन है? तो ये निशानेबाज खेल से संबंधित हैं और इनको इस मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्वास्थ्य, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो तंबाकू नियंत्रण के लिए जो स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु, इनको एम्बेसडर बनाया गया है। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं संजना सांगी और ये स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान के लिए जो है यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखो अभी हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 हुआ और प्रथम खो खो वर्ल्ड कप का खिताब जो है किस देश की महिला टीम ने जीत लिया? खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है, ठीक है, और महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में ये खिताब जीत लिया है अपने देश भारत ने। याद रखना, खो खो वर्ल्ड कप का पहला संस्करण है, मतलब ये वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है। चूँकि पहली बार ये वर्ल्ड कप हुआ है तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जीता है भारतीय खो खो टीम महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में। उपविजेता रहा है नेपाल महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। आयोजन किया गया अपने देश की राजधानी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। आयोजन भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने किया। उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। शुभंकर, तेजस और तारा को बनाया गया। और जो पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की बात करें अभी वर्तमान में सुधांशु मित्तल हैं। UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भुवनेश कुमार इसके नए CEO बन गए हैं। UIDAI इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2009 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण। CEO बने हैं भुवनेश कुमार। बताओ दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। और ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। बताओ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 18वां संस्करण है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन किसके द्वारा किया गया? मतलब आयोजक कौन है? विदेश मंत्रालय। मुख्य अतिथि के तौर पर क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को बुलाया गया जो कि टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। बताओ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के अवसर पर किस देश की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया? तो मैं आपको बता चुका हूँ ये कहाँ की राष्ट्रपति हैं?
त्रिनिदाद और टोबैगो की ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को प्रदान किए हैं? तो ये सम्मान 27 लोगों को प्रदान किए गए हैं। बताओ, फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी जो है ये अपना देश भारत करेगा। और फीडे शतरंज 2024 की हम बात करें, ये खिताब किसने जीता था? अपने देश के डी गुकेश ने, ठीक है, ये खिताब जीता था। नेक्स्ट, भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया? भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस जो है ये 16 जनवरी को मनाया। लोकपाल की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2014 में लोकपाल की स्थापना हुई थी। और पहला लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष जो हैं ये हैं AM खानविलकर। ठीक है, AM खानविलकर। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष पहले अध्यक्ष थे लोकपाल के। किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दिया गया? तो ये जो वर्जिन नारियल तेल है ये अंडमान और निकोबार का है और इसको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया। किस देश में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? निकोलस मादुरो। तो याद रखना दोस्तों, इनने तीसरी बार शपथ ली है वेनेजुएला में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, उग्र स्वतंत्रता सेनानी सैम नजूमा का फरवरी 2025 को निधन हो गया। तो ये जो सैम नजूमा हैं ये किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? याद रखना, सैम नजूमा ये नामीबिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे यहाँ के। डिटेल की हम बात करेंगे। उग्र स्वतंत्रता सेनानी, नाम है इनका सैम नजूमा। फरवरी 2025 को लंबी बीमारी के चलते 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये नामीबिया देश के संस्थापक थे। इन्होंने वर्ष 1990 में रंगभेदी साउथ अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो इनको नामीबिया का संस्थापक या फिर पिता कहा जाता है। और ये 15 वर्षों तक नामीबिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे। तो याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।